मित्रों, एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व हमने प्रयोगवादी कविता के विकास के बारे में जानकारी ली थी और अब हम चर्चा करेंगे कविता के विशेषताओं पर, उसकी प्रवृत्तियों पर, क्योंकि कोई भी कविता अपने विकास काल में बिना प्रवृत्तियों के आगे नहीं बढ़ सकती और यदि उसने अपना अस्तित्व बनाया है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रवृत्तियां होती है। अब वो प्रवृत्तियां क्या है, किस प्रकार की है, आज के दिनांक में हम उसको अच्छा मान रहे हैं, बुरा मान रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा रह जाता है। हम बहुत सी पुरानी मान्यताओं को और पुराने काव्य की मान्यताओं को आज हम कह सकते हैं कि वो आज की तारीख में अच्छे नहीं है, तो हमारे आगे आने वाला भी कह सकता है कि हमारे वाली जो प्रवृत्तियां चल रही है वो भी अच्छी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि हमारे से ये प्रवृत्तियां अच्छी है जो कि आज हमारी वाली कविताओं में नहीं है, इस युग की कविताओं में नहीं है। तो चलिए हम कविता की प्रवृत्तियों का अध्ययन आज करते हैं, देखते हैं कितनी प्रवृत्तियों को हम देख पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम काव्य की विशेषताओं या काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो पहला सवाल यही उठता है कि काव्य की प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती है। बहुत से प्रकार हो सकते हैं, तो फिर हम उनको किन प्रकारों में वर्गीकृत करें? क्या 20, 30, 40 जितनी भी विशेषताएं सबको अलग अलग रखें, या उनको किसी विशेष शीर्षक के अंतर्गत रख करके उनका एक समूह बना करके हम उसका अध्ययन करें? निश्चित तौर पर हमको हमारे भाषा शास्त्रियों ने पहले से एक रास्ता दिखा दिया है कि काव्यगत विशेषताओं या काव्यगत प्रवृत्तियों की जब बात होती है तो हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार की हो सकती है। एक भावगत प्रवृत्तियां जो भावनात्मक रूप से या भावों को अपने भीतर समेटते हुए चलती है, और दूसरी शिल्पगत या कलागत प्रवृत्तियां जो कलात्मक दृष्टि से जब देखें कि किस तरह की रचना हुई है, कैसे हुई है, वो किस तरह की लगती है, वो भावनाओं की बजाय उसकी रचना पर अधिक ध्यान देती है, वो कलागत प्रवृत्तियां या विशेषताएं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं भावगत प्रवृत्तियों पर या भावगत विशेषताओं पर। पहली जो विशेषता हम ले सकते हैं वो है कि इस युग की कविताओं में या इस प्रकार की कविताओं में, प्रयोगवाद की कविताओं में व्यक्तिवाद और अहमनिष्ठा या घोर अहमनिष्ठा या घोर व्यक्तिवाद प्रमुख तौर पर मिलता है, या इस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। और हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी जो काव्य धारा है वह व्यक्तिगत मान्यताओं, व्यक्तिगत विचारधाराओं या स्वयं की अनुभूति जो है मात्र उसी को अभिव्यक्त करने की तरफ चलती है। पूर्व में द्विवेदी युग मान लीजिए, भारतेंदु युग मान लीजिए, छायावादी युग मान लीजिए, या यहाँ तक कि प्रगतिवादी युग को भी आप ले लीजिए, उनमें भी व्यक्तिवाद रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि उनमें व्यक्तिवाद नहीं रहा होगा, उनमें भी रहा है, लेकिन वो व्यक्तिवाद ऐसा व्यक्तिवाद था, उसमें व्यक्ति का जो स्थान था वो ऐसा था कि समाज उसमें से कहीं बिल्कुल छिटका नहीं था, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। वो जो वैयक्तिकता थी वो समष्टि के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन
इस प्रयोगवादी कविताओं में या इस काव्य धारा में जो व्यक्तिता थी, जो यह व्यक्तिनिष्ठता थी, उससे समष्टिवाद या समष्टि तो गायब हो गई या समाज तो गायब हो गया और सिर्फ व्यक्ति व्यक्ति बचा। और आप सोच सकते हो कि व्यक्ति व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। उसकी स्थिति वही होती है जो शंख और सीपी के खोल की हो सकती है, क्योंकि उसमें जीव तो निकल चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है और ऊपर का खोल खोल बचता है। तो हम इस व्यक्तिवाद की या अहम निष्ठा की जो बात है इन कविताओं में, उसकी उस खोल से तुलना कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा इसके लिए। तब मैं एकाग्र मन जुट गया ग्रंथों में। जब मैं एकाग्र मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। देखिए, परीक्षाओं में जुट गया, ग्रंथों को पढ़ा और परीक्षा में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। अब इसमें ये नहीं है कि एकाग्र मन तो हो गया, ये तो चलो अच्छी बात है, ग्रंथों में लग गया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन परिणाम क्या देख रहा है कवि, वो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ परिणाम क्या है? मुझे विलक्षण श्रेय मिला। अब यदि कवि समष्टि की तरफ जाता तो मेरे परिवार को खुशी हुई आता, तो परिवार कहीं है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ व्यक्तिवाद, अहम निष्ठा इस समय के काव्य में आपको जम करके मिलती है। और यही कारण है, या आप कह सकते हो कि इस प्रयोगवाद का आगे आने का कारण क्या रहा है। इस बारे में शिवदान सिंह चौहान ने जो लिखा है वो मेरे को काफ़ी ठीक लगा है। वो लिखते हैं, साधारणतया प्रयोगवादी कविताओं में एक दयनीय प्रकार की झुंझलाहट, खीज, कुंठा, किशोर औदात्य और हीन भावना ही व्यक्त हुआ है, जो कवि के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का नहीं बल्कि उसको खंडित करने का मार्ग है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो बातें हैं इस कविता में, वो कवि को कवि नहीं बनाती है बल्कि कवि के व्यक्तित्व को ही खंडित कर देती है। क्योंकि इन चीज़ों को अभिव्यक्त करने से कविता कभी महान नहीं हो सकती, सर्वकालिक कविता का निर्माण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें न तो संसार है, न समाज है, न जीवन के जो प्रगतिशील आदर्श हैं वो हैं, न कहीं नैतिकताएं हैं, बल्कि इसमें तो एक छिछोरापन है, इसमें एक बचकानापन है और सामाजिक जो बंधन हैं जिनके प्रति हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी होती है, उनके प्रति निर्वहन का कोई भाव नहीं है। यदि कहते हैं कि हम निर्वहन कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक स्वांग के समान दिखाई देता है। अब दूसरी विशेषता पर आते हैं, वो है, ये लोग तो इसे यथार्थवाद कहते हैं, लेकिन हम यदि जब चर्चा करेंगे तो हम कह सकते हैं अति यथार्थवाद। और यदि आगे बढ़ते हैं तो नग्न यथार्थवाद, और इससे भी और आगे बढ़ते हैं तो अति नग्न यथार्थवाद की श्रेणी में इन कविताओं में यथार्थवाद रखा गया है या आता है। इस तरह की कविताओं में यथार्थवाद के नाम पे जो दूषित मनोवृत्तियां होती है, समाज जिनको बुरा मानता है, दूषित मानता है, उनका चित्रण करने की परंपराएं पराकाष्ठा पर पहुंच गई। जिस वस्तु को, जिस विषय को एक श्रेष्ठ कथाकार मान लीजिए या रचनाकार मान लीजिए या साहित्यकार मान लीजिए, अश्लील मानता था, हमारा समाज भी अश्लील मानता था,
या ग्राम्य मानता था। हालांकि ग्राम्य शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ। ग्राम्य कहीं भी अश्लील नहीं होता, ग्राम्य कहीं बुरा नहीं होता। या जिसे अस्वस्थ मनोवृत्ति मानकर जिन विषयों को छोड़ दिया जाता है, या अरुचिकर मानकर जिसको हमारे बड़े बड़े महाकवियों ने छोड़ दिया या उसका बहिष्कार कर दिया। प्रयोगवादी जो कवि थे उन्होंने उन्हीं विशेषताओं को या उन्हीं प्रवृत्तियों को या उन्हीं वस्तुओं को चित्रित करने में या चित्रण करने में उनका अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। अब देखिए कितना परिवर्तन है कि जो अश्लील था, जो बुरा था, जो अस्वस्थ था, जो अरुचिकर था लोगों के लिए, और ये वर्तमान के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह सही है। हम अपने मूल नैतिकताओं से कितने ही विचलित हो जाएं, लेकिन हम उसके बावजूद भी हमारी जड़ें उन्हीं नैतिकताओं में रहती है। तो इन कवियों ने क्या किया, इन कविताओं में जो अपने लक्ष्य थे, कविता का जो लक्ष्य था वो दमित वासनाओं को, दमित कुंठाओं को अत्यधिक स्थान दे करके उसको आगे दिखाने की कोशिश किया। तो जब वासनाएं जीवन में होती है, कुंठाएं भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन वही तो जीवन नहीं है। जीवन तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन इन लोगों ने इन दमित वासनाओं को, दमित कुंठाओं को ही बहुत अधिक महत्व दे दिया। और ये जो साधन होना चाहिए था, इनका जो चित्रण है या इनका जो वर्णन है कविता में, उसको इन्होंने साध्य बना दिया। अब देखिए जो साधन है उसको यदि साध्य बना दिया जाए तो व्यक्ति की क्या स्थिति होगी सामान्य परिस्थितियों में, तो वही स्थिति इन कविताओं की हो गई थी। और इसी कारण से इस युग की कविताओं को आज की तारीख में हम जब विश्लेषण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी युग की कविताएं विकृत हो चुकी थी, और इनकी जो विकृत वासनाएं हैं इस युग की कविताओं में हमको बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है, या हम पूरी तरह से हमारे मन में स्पष्ट हो जाती है। मैं अनंत कुमार पाषाण की 2 पंक्तियां इस बारे में कहना चाहूँगा। वो पंक्तियां हैं, पास घर आते तो दिन भर का थका जिया मचल जाए। अभी इसमें हो सकता है कि ये बात स्पष्ट नहीं हुई हो, लेकिन इससे पूर्व की 2 पंक्तियां और पढ़ने पर यह बात पूरी तरह आपके सामने आ जाएगी। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या पूरी तरह खांस रही है। अब देखिए वेश्या शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इन कवियों ने किया है, और उसको देख करके वासनाएं मचल रही है ये बात भी यहाँ स्वीकार करते हैं। शकुंतला माथुर की भी एक कविता जो है उसका कुछ हिस्सा हमारे पास है, वो है, चली आई वेला सुहागिन पायल पहने, चली आई वेला सुहागिन पायल पहने, बाण बिद हरिणी सी, बाहों में सिमट जाने की, उलझने की, लिपट जाने की, मोती की लड़ी समान। तो यहाँ भी वासना को ज़्यादा महत्व दे करके उसके साथ लिपटने की बात कही गई है, जो कि हमारे समाज में अश्लीलता मानी जाती है। अब एक प्रवृत्ति और हमारे सामने निकल करके आती है, वो है निराशा और पलायन। तो क्या निराशा और पलायन सीधे ही समाज में आ जाते हैं, काव्य में आ जाते हैं, कवियों में आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं आते। ये तो परिणाम हैं किसके, कि जिस समाज से कवि निकल करके आता है उस समाज की स्थिति क्या है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविताएं जो है वो उस समय के समाज की कुंठाओं और उसकी घुटन को प्रकट करती है, उसका ही चित्रण करती है। घुटन और
किसकी घुटन? कुंठाओं की घुटन। और इन कुंठाओं से, इस घुटन से समाज में भी और समाज में रहने वाले लोगों में भी और परिणाम स्वरूप उस युग के साहित्यकारों में भी पलायन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और इस युग में कवियों में वही चीज हमको दिखाई दे जाती है। जो इनमें व्यक्तिवाद रहा है, इनमें अहमवाद रहा है। भाई किसी भी व्यक्ति में अहम एक सीमा से ज़्यादा निकल जाता है, या कोई व्यक्ति अपने आप को एक सीमा से अधिक महत्व देने लग जाता है, या वो सोचता है कि मैं ही हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये मेरी ही बात अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की हर बात कभी भी पूरी नहीं होती। जो व्यक्ति इस बात को समझता है वो तो ये जानता है, इसलिए वो इस मामले में नहीं पड़ेगा, न उसमें निराशा आएगी। नहीं मन की होती तो चलो ठीक है, समाज के हित में मैंने छोड़ दिया या छूट गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो व्यक्तिवादी है, जो अहमवादी है, वो तो कहेगा ये क्यों हो गया, मेरे तो जीने का मतलब ही खत्म हो गया। जो खुद के बारे में सोचते हुए खुद का ही जीवन जीना चाहता है, ऐसे लोगों में जब उनके अहम को चोट लगती है और वो व्यक्ति के रूप में अपने बारे में जो सोचते हैं वो जब पूरा नहीं होता, तो उनमें एक कुंठा पैदा हो जाती है, घुटन पैदा हो जाती है, और उस कुंठा और घुटन से निराशा होती है। और हम सब जानते हैं कि जब निराशा पैदा होती है तो हम समस्याओं से संघर्ष नहीं कर पाते, बल्कि समस्याओं से पलायन कर जाते हैं। और हम जो एक मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है, उसकी कर्मठता, उसकी कर्मशीलता, उसको त्याग देते हैं और स्वयं या उस कर्म के प्रति ही हम ग्लानि महसूस करने लग जाते हैं, और वही चीज हमको पलायन की तरफ धकेल देती है। मैं इसमें एक कविता पढ़ना, 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। छू सकी न कोई ज्योति इस हृदय की धड़कन को, एक भी किरण दे सके नहीं दीप सो सो। हालांकि हम मानते हैं कि सूर्य की किरण जो है वो बड़ी प्रभावशाली होती है, लेकिन यहाँ कवि चूंकि निराशा की गर्त में डूबा है, वो कहता है कि दीप के बराबर या दीपों के बराबर भी किरण रोशनी नहीं दे सकती। दूसरी जो चीज है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ निराशा आ जाती है, और निराशा के कारण पलायन की प्रवृत्ति भी आ जाती है। इसी से जुड़ी हुई एक और विशेषता, या तो इसके अंतर्गत भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो हमको अलग लेना चाहिए, वो है क्षणवाद। जब व्यक्ति में निराशा होती है तो क्या सोच सकता है कि न तो पूर्व का पल मेरा था, न आगे का पल मेरा होगा, इसलिए जो वर्तमान में है वही मेरा है, और वो भी क्षणिक है, लंबा नहीं चलने वाला। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, या खुद पे विश्वास हो, या जिस समाज में वो रहता है उसमें विश्वास हो, तो उसके मन में ये कभी नहीं आएगा। वो धैर्य रखता हुआ आगे बढ़ेगा, जिंदगी को जिएगा। लेकिन जिसमें निराशा आ गई है, वो चाहेगा कि अच्छा हो या बुरा, नैतिकता पूर्वक उसकी इच्छा पूरी हो या अनैतिकता से पूरी हो, येन केन प्रकारेण उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, और वो इसी क्षण उनको भोग ले। इसे हम क्षणवाद कह सकते हैं। तो इस तरह का विवरण भी इन कविताओं में इस युग के कवियों ने या प्रयोगवादी कवियों ने किया है। एक उदाहरण मैं आपके सामने इस बारे में बताना चाहूँगा, शायद आप समझ जाएं बात को। आओ हम उस अतीत को भूलें, आओ हम उस अतीत को भूलें, और आज की अपनी
रग रग के अंतर को छू लें। अपनी आगे ना यहाँ व्यक्तिवाद, अपनी अंतर की रग रग को छू लें, छू लें इसी क्षण, छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे। न तो उसमें जिस चीज़ की बात ये कर रहे हैं कि वो भी कल की नहीं होगी, और फिर स्वयं के बारे में कहते हैं क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। अब इससे बड़ा क्षणवाद और क्या होगा जीवन का। जो हालांकि हमारे मनीषियों ने भी जीवन को क्षणवाद कहा है, लेकिन उस क्षणवाद में और इस क्षणवाद में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें निराशा है, जबकि उस क्षणवाद में जीवन को जीने का एक तरीका बताया है कि आप जीवन को छोटा मानिए और बहुत कुछ करने की कोशिश उसमें कीजिए। लेकिन ये कहते हैं कि करने की नहीं, इस वक्त जो आ गया वो ले लो, झपट लो। तो यहाँ ये अंतर आ जाता है। एक और विशेषता हम देखते हैं, अति बौद्धिकता या बौद्धिकता का आधिक्य। इन कवियों ने जो पहले की कविताओं की जो भावनाओं की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती थी, छायावाद भी है, और यहाँ तक कि द्विवेदी काल में भी ये बात थी, भारतेंदु युग में भी ये बात थी, प्रगतिवाद में भावनाओं की तरफ थोड़ी सी, लेकिन समाज के प्रति जुड़ाव प्रगतिवाद में भी बहुत अधिक था। लेकिन उस समय विचार प्रारंभ हो गया था, कविताओं में माना जाने लगा था कि भावनाओं की बजाय विचार कविता का मूल उद्देश्य है, विश्लेषण करना कविता का मूल उद्देश्य है, और भावनाएं पार्श्व में चली गई। तो ये विशेषता जब आ गई तो उन्होंने क्या किया, पूर्व के हमारे मनीषियों ने काव्य की आत्मा किसे माना, रस को माना। लेकिन इन्होंने काव्य की आत्मा, हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से तो रस को ही माना हो, लेकिन इन्होंने क्या किया, रागात्मकता की बजाय विचारात्मकता को अधिक महत्व दिया, और यहाँ तक ले आए कि ये बौद्धिकता जो है उसी में रस स्थित है, जो विचारात्मकता है इसी में रस स्थित है, और वही काव्य की आत्मा है। तो इन्होंने बौद्धिकता को बहुत अधिक महत्व दिया, जिसमें विचारात्मकता भी आ जाती है और बौद्धिकता भी आ जाती है, और कहते हैं कि ये काव्य के आवश्यक अंग हैं। इसीलिए इनकी कविताओं में बुद्धि को कुरेदता हुआ काव्य हमको मिल जाता है। और इस बौद्धिकता के कारण एक समस्या और आ गई कि अति बौद्धिकता के कारण उन कविताओं का अर्थ ही नहीं निकलता कोई। कठिन कईयों में कठिन हो गया, लेकिन कईयों में तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि कवि से भी, कुछ कवि से यदि पूछा जाए जिसने कविता लिखी है, यदि आप कुछ समय पश्चात उस कवि से पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएगा कि मैंने ये कविता क्यों लिख दी, किस संदर्भ में लिख दी। एक मैं इसका जो है आपको बता रहा हूँ उदाहरण, अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दूं, अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में ढाल दूं, निजी जो कुछ है अस्वीकृत कर दूं। और जो क्षणवाद आया है वो क्षणवाद भी हम अति बौद्धिकता के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इसी तरह की एक और उदाहरण मैं देता हूँ, आओ बैठे क्षण भर तुम्हें निहारूं, झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। अब देखिए कहाँ क्या मतलब निकल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने, ये नहीं है कि इन्होंने जो है भावनाओं को बिल्कुल छोड़ दिया होगा, लेकिन भावनाओं के प्रति जो सोच थी उन पे उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, और उसी को ये लोग बौद्धिकता कहते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, जो सामाजिक ढांचा हमारा चरमराया हुआ था, उसी तरह से सांस्कृतिक ढांचा जो हमारा चरमराया हुआ था, उसी तरह से काव्य का ढांचा भी चरमरा गया। चलिए आज हम
इन्हीं विशेषताओं पर विचार करते हुए आगे की विशेषताओं का अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।